नमस्ते दोस्तों। आज इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक अपन क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है आपका सुरक्षा अभ्यास एवं हस्त औजार। तो स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह और जोखिम। इस चैप्टर को करने का और इस टॉपिक को करने का मेन उद्देश्य ये है कि एक इलेक्ट्रीशियन को कार्य करने के दौरान कौन कौन सी सुरक्षाओं का सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से उसको अपनी वर्कशॉप में काम करना चाहिए। तो आइए फर्स्ट टॉपिक को अपन क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला आपका टॉपिक है सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। तो हमें सुरक्षा नियमों की क्या क्या आवश्यकता रहती हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एवं एक आवश्यक अवस्था है। एक चतुर इलेक्ट्रीशियन को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक सुरक्षित कर्मचारी स्वभाव सदैव जन, धन और सामग्री की रक्षा करता है। सुरक्षित स्वभाव से सदैव उत्पन्न कम लाभ व्यक्ति चोट और मृत्यु तक होती हैं। दुर्घटनाओं तथा विद्युत आघातों से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन द्वारा नीचे दिए गए सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना आवश्यक है। तो ये जो नीचे अनुपालन दिए गए हैं, उनको इलेक्ट्रीशियन को भली भांति से पालन करना चाहिए। यहाँ पे विद्युत के बारे में कहा जाता है कि यह एक उत्तम सेवक लेकिन एक बुरा स्वामी है, एक बुरा बैड मास्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए गुड सर्वेंट बट ये बैड मास्टर, ये विद्युत के बारे में कहा जाता है। कुछ नियम दिए गए हैं जिनका पालन एक इलेक्ट्रीशियन को मुख्य तौर पर करना चाहिए। तो इसी सीरीज में फर्स्ट आपका आएगा कि केवल योग्य व्यक्ति ही विद्युत कार्य को करना चाहिए। जब भी लाइन या लाइव चालू परिपथ हो, कार्य वो कर रहा है, तो अपने टूल्स पर विशेषकर पीवीसी कवर होना चाहिए। उसके बाद विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा पीवीसी रोधित हैंडल, पेंचकस या प्लास का उपयोग उसको करना चाहिए। सोल्डरिंग करते समय जो सोल्डरिंग वाला लोहे का जो सोल्डरिंग आयरन रहता है, उसको सोल्डरिंग के स्टैंड में ही रखना चाहिए। जब भी आप देखते होंगे जो मोबाइल वगैरह में जो इलेक्ट्रीशियन टाँका वगैरह लगाते हैं, तो अपने वो सोल्डर आयरन को एक सोल्डर स्टैंड में ही रखते हैं। उसके बाद सर्किट स्विच को बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलना चाहिए। जो फ्यूज होता है ना, उसको आपको मेन स्विच को बंद करने के बाद ही उसको चेंज करना चाहिए। उसके बाद लैंप को टूटने से बचाने के लिए गर्म बल्ब के संपर्क में आने वाली ज्वलनशील पदार्थों से बचने के लिए लैंप गार्ड के साथ एक्सटेंशन तार का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला रहेगा सॉकेट, प्लग हुआ, स्विच हुए उपकरण जैसे एसेसरीज का उपयोग तभी करें जब ये सुनिश्चित कर लें कि वह BIS से मानवीकरण है या नहीं। मतलब कि वो BIS से प्रमाणित होना चाहिए। BIS का आपका पूरा नाम रहने वाला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या रहेगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। ठीक, उसके बाद अगला आएगा स्विच पैनल नियंत्रण गियर पर कार्य करने या चलाते समय रबर, जो नीचे रबर बिछा हुआ रहता है, उस पर खड़े होकर हमको करना चाहिए, जिसको चटाई बोलेंगे। उसके बाद सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखें। मतलब जब भी सीढ़ी लगाएं तो एकदम कठोर ज़मीन पर ही सीढ़ी को लगाना चाहिए। अगला है उच्च बिंदुओं अथवा खंभे पर कार्य करते समय हमेशा सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप ऊंचे खंभे वगैरह या टावर वगैरह पे काम करते हो, तो उसमें आपको सुरक्षा बेल्ट आदि का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि जो भी घूमने वाले यंत्र हैं, तो घूमने वाले यंत्र में जो चल भाग है, जो भाग घूम रहा है, उसको आप अपने हाथों से कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे ग्राइंडर वगैरह चल रहा है, तो उसके घूमने वाला जो भाग है, जो कटर है, उसको हाथ से स्पर्श करने से
हमें बचना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कि कोई मशीन या उपकरण ऑपरेशन की प्रक्रिया की पहचान करने के बाद ही उसको संचालित करें। मतलब एक बार किसी भी मशीन पर आप काम कर रहे हो तो उसकी टेस्टिंग आपको करना ज़रूरी रहेगा। ठीक। उसके बाद नीचे होंगे 3 पिन सॉकेट। नेक्स्ट आपका रहेगा कि जो भी 3 पिन सॉकेट हैं और प्लग हैं उनके साथ बिजली के जो भी उपकरण हैं उसमें हमेशा अर्थ कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो जो भी 3 पिन प्लग आते हैं, 3 पिन सॉकेट आते हैं, उनमें आपको अर्थिंग कनेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो भी आपका मृत परिपथ है, मतलब जो भी ख़राब आपका परिपथ है उस पर कार या फिर फ्यूज बांधते समय उसको अलग कर देना चाहिए। उन्हें सुरक्षित या संरक्षता में रखें तथा कुंजी पट पर लाइन पट पर मनुष्य, मतलब एक लाइव का रखना चाहिए कि भाई इस लाइन पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है। यह आपको बंद लाइन में काम करते समय ध्यान देने योग्य है। उसके बाद अगला रहेगा अर्थिंग को हम पानी पाइप से जोड़ने से बचना चाहिए। जहाँ भी आप अर्थिंग करो तो आपको ये विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि अर्थिंग में डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि HV लाइन, हाई वोल्टेज लाइन पर जब भी काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा डिस्चार्ज करना चाहिए, ज़मीन में अर्थ करना चाहिए। जो भी आपका कैपेसिटर वगैरह है उसमें स्थिर वोल्टेज होता है तो उसको हमेशा या तो शॉर्ट सर्किट कर दें या उसको डिस्चार्ज कर दें। तो ये आपकी सुरक्षा से रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इसी में प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा से मतलब ये है कि कहीं आप काम कर रहे हो लाइव और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको विद्युत का एक शॉक, एक झटका लग जाता है, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे लिखा है, हम जानते हैं कि आघात की तीव्रता, प्रमुख कारण, धारा या करंट का परिमाण और संपर्क विधि की अवधि है। मतलब किस टाइम कितनी जल्दी हमको करंट लगा है उस टाइम की ये टाइम को दिखाता है। इसके अलावा झटके की तीव्रता, कि झटका कितना कम लगा है, कितनी तेज़ झटका लगा है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इन सब से बचाव के लिए व्यक्ति की आयु, दूसरा शरीर का रेजिस्टेंस, तीसरा रहेगा इंसुलेटेड फुटवियर नहीं पहना या गीले फुटवियर पहना है। उसके बाद मौसम की स्थिति, चौथा रहेगा आपका गीला या सूखा फर्श। उसके बाद अगला रहने वाला है मुख्य वोल्टेज इत्यादि। इन सभी बातों पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा यदि सहायता निकट है तो चिकित्सा सहायता के लिए भेजें या फिर आपातकालीन उपचार करें। उसके बाद अगर आप अकेले हैं तो तुरंत उपचार आरंभ कर दें। तो सुनिश्चित करें कि पीड़ित बिजली के संपर्क में है या नहीं। अगर वह संपर्क में है तो तुरंत आप मेन लाइन या MCB जो रहता है उसको ट्रिप कर दें, या फिर सूखा लकड़ी या फिर पेपर वगैरह से पकड़ के उसको अलग करने की कोशिश करें। इसके बाद आगे नेक्स्ट रहेगा विद्युत आघात के प्रभाव। जो करंट है उसका क्या क्या हमको आघात हो सकता है, क्या क्या प्रभाव होंगे। तो बहुत कम स्तरों पर धारा का प्रभाव केवल झुनझुनी सनसनी हो सकता है, मतलब थोड़ी झंझनाहट आ सकती है, लेकिन यह स्वयं व्यक्ति को अपना संतुलन खोने और गिराने के लिए पर्याप्त है। तो आमतौर पर बिजली का जो झटका रहता है 220 वोल्टेज का, वो एक झंझनाहट और एक झटका देता है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। इसके बाद धारा का स्तर अधिक होने पर आघात पाने वाला व्यक्ति गिर भी सकता है। बिजली का अगर झटका लगता है तो वह व्यक्ति गिर भी सकता है, जिससे भयंकर पीड़ा होगी, तथा संपर्क बिंदु पर कुछ, जहाँ पर करंट लगा है वहाँ पर कुछ जल भी सकता है। तो बिजली के झटके से संपर्क बिंदु पर चमड़ी को जला देता है, जहाँ करंट लगा है वहाँ की चमड़ी हमारी जल सकती है। तो इस स्थिति में विद्युत के तुरंत उपचार कर देना चाहिए। जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या करना चाहिए, पीड़िता की प्रकृति क्या रहेगा, पीड़िता की जो प्रकृति रहेगी, प्राकृतिक श्वास,
और चेतना की जांच करें कि उसकी जो लाइनें सांस वो चल रही हैं कि नहीं। यदि पीड़ित अब बेहोश है और उस सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको श्वास देने की अपन को कोशिश करना चाहिए। यदि पेट पर उसके चोट लगी हुई है या फिर जलने की स्थिति है तो उसको नेल्सन विधि का उपयोग यहाँ पे करना सुनिश्चित करें। अगर व्यक्ति का मुंह बंद हो गया है तो इस स्थिति में हमको हॉलगन नेल्सन विधि का उपयोग करना चाहिए, जो कि स्कॉफर भी जिसको बोलते हैं अपन, या तो स्कॉफर या फिर हॉलगन नेल्सन मेथड के यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे अपन चलेंगे तो जैसे ऊपर से कोई व्यक्ति गिर गया है या फिर उसको गहरा रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो पीड़ित को लिटा दें, उसको आराम करने दें। यदि संभव हो तो पीड़ित के घायल शरीर के ऊपर उठाएं और जहाँ पर चोट लगा हुआ है वहाँ पे घाव को दबाएं और चिकित्सक को कॉल करें। ये प्राथमिक आपके चिकित्सक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यदि मान के चलो कोई घाव बड़ा है तो बड़े घाव को दबा के उसमें पैड लगाने की कोशिश करें या फिर मजबूती से वहाँ पर आप पट्टी भी बांध सकते हो। इसके बाद और भी ज़्यादा रक्तस्राव ज़्यादा है तो आप उसमें ड्रेसिंग भी कर सकते हो, जैसे कि डायग्राम में आपको ड्रेसिंग करते हुए दर्शाया गया है ना। ठीक।